अस्सलाम वालेकुम। हम इमाम शामिल पर बात कर रहे हैं। 19वीं सदी के आगाज में रूसियों को मज़ाहमत देने वाली जमात जो दागिस्तान और चेचनियन में उनके खिलाफ बरसरे पैकार थी, उसका ताल्लुक नक्शबंदी तरीक से था। उसके पहले इमाम मंसूर रूसियों की कैद में 1791 में इंतकाल कर जाते हैं। 1831 की गिमरी की लड़ाई में गाजी मुल्ला भी शहीद हो जाते हैं। गाजी मुल्ला के बाद जिन नक्शबंदी इमाम ने जहाद का परचम उठाया वो इमाम शामिल हैं। इसी गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल का पहला तारुफ रूसी फौजों को होता है। आइए इसका वाकया खुद हम एक रूसी जनरल से सुने जो इसका चश्मदीद गवाह है। गिमरी को फतह करने के बाद ये डोर टू डोर सर्चेज में मसरूफ थे। इसी दौरान जो डिटैचमेंट एक गांव के पास पहुंचती है वो ये देखती है कि मगरिब के धुंधलके में एक बहुत बड़ा वजूद एक दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है। कई रूसी फौजें अपनी राइफलें सीधी करते हैं उस पर फायर करने के लिए, लेकिन अचानक बिजली की तेजी के साथ वो नौजवान एक छलांग मारता है और इस पूरे रूसी कॉलम के ऊपर से होता हुआ इनके पीछे आकर गिरता है और अपनी तलवार निकालकर 3 सिपाहियों को कत्ल कर देता है। चौथा रूसी सिपाही अपनी संगीन इस मुजाहिद के सीने में अंदर तक घुसेड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद दर्द के कोई आसार उसके चेहरे पर नमूदार नहीं होते और वो अपने हाथ से उस संगीन को पकड़कर बाहर निकालता है, तलवार से इस चौथे को कत्ल करता है और इससे पहले के दंग रूसी फौजी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, इसी तरह बिजली की तेजी से कूदकर जंगलों में गायब हो जाता है। रूसी कॉलम शशदर रह जाता है और इस बात को उनके मिलिट्री जर्नल में नोट किया जाता है कि गैर मामूली सिपाही ने इनके कई सिपाही कत्ल कर दिए। ये जिस मुजाहिद ने रूसियों को इस गैर मामूली तरीके से कत्ल किया और फिर शदीद जख्मी होने के बावजूद फरार होने में भी कामयाब हो गया, ये मुस्तकबिल के इमाम शामिल थे। 1831 में गिमरी की लड़ाई में इमाम शामिल के जाहिर होने और गाजी मुल्ला की शहादत के बाद रूसी ये समझते थे कि अब दागिस्तान में उन्होंने मिलिट्री, उनको यह अंदाजा नहीं था कि आइंदा 30 साल तक ये जंग और चलेगी और कम से कम 5 लाख रूसी फौजी यहां पर जहन्नुम रसीद किए जाएंगे। इमाम शामिल ने 1828 में हज किया था। हज के दौरान उनकी मुलाकात अमीर अब्दुल कादिर से होती है जो नॉर्थ अफ्रीका में फ्रेंच ऑक्यूपेशन के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत बर्पा किए हुए होते हैं। यह पहला मौका होता है कि अफ्रीका और चेचनिया के मुजाहिदीन आपस में मिलते हैं और चूंकि दोनों मुजाहिदीन ग्रुप यूरोपियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो आपस में नोट्स भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाते हैं और आपस में एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं। इमाम शामिल और अमीर अब्दुल कादिर के जंगी महाज आपस में 3000 मील दूर होते हैं। उसके बावजूद दोनों मुसलमान मज़ाहमती तहरीकें एक दूसरे के तजुर्बे से बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। इमाम शामिल की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मुसलमानों के पास कोई आर्टिलरी और कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि रशियन एडवांसेस को रोका जा सकता। मुजाहिदीन तो तेज पहाड़ों पर हरकत कर सकते थे, लेकिन औरतें और बच्चे फंस जाते थे और इसी तरह मुसलमानों के जो गांव थे वो रशियन आर्टिलरी की जद में हुआ करते थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था और गो के मुसलमान उसमें सरवाइव तो कर सकते थे लेकिन उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता। आइए अब इमाम के जंगी मार्कों की बात करते हैं। 1839 में अखुलगू के मकाम पर एक शानदार मार्का लड़ा जाता है। उसका महले वकू कुछ इस तरह का होता है कि यह गांव एक पहाड़ी की चोटी पर होता है जिसके 3 तरफ गहरी खाइयां होती हैं। ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक तारीक रास्ता होता है कि जो चट्टानों के बीच में से होता हुआ इंतहाई तंग, दुश्वार गुजार और पथरीला। ऐसे मकाम पर यह गांव आबाद किया गया था कि वहां पर शायद शाहीन भी अपना घोंसला ना बनाए, लेकिन वहां पर 10,000 से ज्यादा मुजाहिदीन, औरतें, बच्चे और रेफ्यूजीज पूरे इलाके में रूसियों के जुल्म और सितम से पनाह लेने के लिए जमा हो गए थे। रूसियों ने उस पहाड़ी को घेर लिया और अब इमाम के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि लास्ट स्टैंड इस पहाड़ी की चोटी पर बनाया जाए। मुश्किलात में इजाफा करने के लिए उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन उस गांव की कुछ इस तरह की भी थी कि बजाते खुद पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक बहुत गहरी खाई थी जिससे यह गांव भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था और 2 हिस्सों के दरमियान लकड़ी के फट्टे रखकर एक पुल बनाया जाता था जिससे गांव वाले एक तरफ से दूसरी तरफ आया करते थे। यह आइडियल डिफेंसिव पोजीशन थी।
रूसियों के लिए यहां तक आर्टिलरी फायर पहुंचाना तो आसान था, लेकिन इसके बाद इसको कैप्चर करने के लिए इन्फेंट्री कॉलम्स को ऊपर भेजना एक नामुमकिन टास्क था। नक्शबंदी फौज की तकसीम कुछ इस तरह हुआ करती थी कि 5-500 के दस्तों में वो तकसीम होती थी और हर दस्ते के अमीर को नायब कहा जाता था। ये नायब रूसियों के लिए एक मुहिम्मा थे। इस कदर फैनेटिकल लॉयल्टी, इस कदर जांफरोशी, इस कदर जांबाज मुजाहिद हुआ करते थे कि 30 साल की जंग में एक भी नायब जिंदा गिरफ्तार नहीं होता है। इन नायबों की फौज इमाम शामिल के साथ उखुलगू के कस्बे में उसकी चोटी पर लास्ट स्टैंड बनाती है। औरतें और बच्चों को पीछे गारों में कर दिया जाता है और ऐसे महले वकू पर कि जहां 3 तरफ गहरी खाई हो और खुद गांव बताते खुद बीच में से तकसीम हुआ वो गहरी खाई से, और सिर्फ एक तंग रास्ता हो ऊपर पहुंचने का, यहां पर आखिरी लड़ाई शुरू होती है। इमाम शामिल की नक्शबंदी फौज में मुख्तलिफ किस्म के जंगी तराने राइज थे। उन तरानों को मुख्तलिफ मौकों पर पूरी कौम मिलकर पढ़ती और उससे उसके मूड का अंदाजा होता था। उखुलगू पर हमले से एक रात कबल सारी रात वो जंगी तराना पढ़ा जाता रहा जो मौत से पहले मुजाहिदीन पढ़ते हैं। इस बात से रूसियों को अंदाजा हो गया था कि आइंदा आने वाले वक्तों में खूंरेज जंग होगी, क्योंकि मुजाहिदीन अब मौत पर बैत कर चुके थे। सुबह होते ही रशियन आर्टिलरी उखुलगू पर बम्बार्डमेंट शुरू करती है और गांव की दरो दीवार तबाह कर दिए जाते हैं। गांव को सॉफन अप करने के बाद जब रशियन अपने इन्फेंट्री कॉलम ऊपर भेजते हैं, निकलते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। इस कदर खूंरेजी होती है कि तमाम दिन की लड़ाई के बावजूद रशियन एक कदम ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस बात के बावजूद कि इमाम अपने पूरे कबीले और फौज के साथ मुहासरे में आ चुके होते हैं और उनके पास कोई सप्लाई का रास्ता नहीं होता, कोई हथियार डालने पर आमादा नहीं था। रूसियों ने तवील अरसा कोशिश की कि बम्बार्डमेंट के जरिए, निगोशिएशंस के जरिए किसी तरह मुजाहिदीन को राजी कर लिया जाए कि हथियार डाल दें, लेकिन जब यह मुमकिन नहीं हुआ तो तंग आकर 300-600 सोल्जर्स के कॉलम ऊपर रवाना किए गए। एक कॉलम फ्रंटल अटैक करता है, दूसरे को रस्सियों और सीढ़ियों के जरिए उन शेयर क्लिफ के जरिए ऊपर रवाना किया जाता है कि जो महाफिज थी उस किले की, और तीसरा कॉलम एक और रास्ते से इन्हीं चट्टानों पे से ऊपर जाता हुआ रास्ता बनाने की कोशिश करता है। पहले 600 सोल्जर्स के कॉलम को तो मुजाहिदीन इस तरह काट के फेंकते हैं कि उसके पास एक शख्स भी वापस नहीं निकलता। दूसरा कॉलम भी रास्ते ही में फंसकर मारा जाता है और तीसरा कॉलम ऐसे रास्ते पर जा निकलता है कि जहां पर चेचन औरतें और बच्चे गारों में छुपे हुए थे। उन औरतों और बच्चों ने इतनी शदीद मज़ाहमत की कि 10-10 साल के बच्चे अपने दोनों हाथों में खंजर लेकर निकलते और रूसी फौजियों को कत्ल करते जाते थे। इस शदीद लड़ाई के बाद यह कॉलम भी मजबूर हो गया कि वापस नीचे उतर आए। रूसियों का यह हमला भी नाकाम होता है। रूसी जनरल ये देख चुके थे कि आर्टिलरी बम्बार्डमेंट और फ्रंटल असॉल्ट के बावजूद उखुलगू का गांव अब किसी सूरत में फतह नहीं किया जा सकता। वो धोखे से इमाम से पीस टर्म्स की बात करते हैं। इमाम ये देख चुके होते हैं कि उनकी फौज तकरीबन शहीद हो चुकी है। कई हजार मुहाजिरीन जो पनाह लेकर उखुलगू के गांव में आते हैं, उनमें अक्सरियत शहीद हो चुकी। सिर्फ कई 100 औरतें, बच्चे और बूढ़े जो शदीद जख्मी हालत में होते हैं और भूख और प्यास के बायस उनमें मजीद अब मुकाबला करने या जिंदा रहने की ताब भी नहीं होती, वही बाकी रह चुके होते हैं। इस सूरत में इमाम मजबूर होकर फैसला करते हैं कि रूसियों के साथ शराइत तय कर ली जाए, और शराइत तय करने की जमानत के तौर पर अपना बेटा रवाना किया जाता है, जो 10 साल का नौजवान बेटा रूसियों के कब्जे में देते हैं। और रूसी ये वादा बेटा इनके पास आएगा तो उसके बाद बाकी कबीले को अमान दे दी जाएगी। लेकिन अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस बच्चे को रूसी पीटर्सबर्ग की तरफ रवाना करते हैं और फौरन ही दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। यह बच्चा जो इमाम शामिल का रूसी वरगला के अगवा करके रूस ले गए थे, कई बरस बाद इमाम हासिल करते हैं, और वो भी इस तरह कि उन्होंने जॉर्जिया के कुछ शहजादों को अगवा किया और उनके बदले अपने इस बेटे को वापस रैंसम किया। लेकिन रूसियों ने मुस्तकबिल की तैयारी में इस नौजवान पर इतना काम किया कि इसको रूसी फौज में लेफ्टिनेंट बना दिया। और जब यह बच्चा दोबारा यरगमाली से रिहा होकर इमाम के पास आता है तो इमाम के लिए एक गैर फर्द होता है। इमाम को इससे शदीद मोहब्बत थी और वो इस पर तवील अरसा काम करते हैं इसको दोबारा मुसलमान करने के लिए।
अखूलगू के महाज पर इमाम के बेटे को अगवा करने और अहद शिकनी के बाद रूसी एक दफा फिर आर्टिलरी से गांव पर फायर शुरू करते हैं, लेकिन अगले दिन आर्टिलरी बैराजेस के खत्म होने के बाद जब रशियन इन्फेंट्री एक दफा फिर असॉल्ट करती है तब पूरा गांव उनको खाली मिलता है। वो हैरान हो जाते हैं कि रात की तारीकी में तमाम मुजाहिदीन किसी तरह फरार हो जाते हैं। रूसी जनरल बाद में रिपोर्ट करते हैं कि हमें उस गांव की खाइयों में, गारों में सिर्फ 900 जख्मी औरतें, बच्चे और बूढ़े मिलते हैं, और उनका हाल भी यह होता है कि कोई एक भी गिरफ्तारी देने पर तैयार नहीं होता। आखिरी लम्हे तक मज़ाहमत होती है और शदीद लड़ाई के बाद रूसी बमुश्किल चंद लोगों को जिंदा गिरफ्तार कर पाते हैं। रात की तारीकी में उन खौफनाक पथरीली चट्टानों पर, जहां पर दिन में भी नहीं गुजरा जा सकता, इमाम, उनके मुजाहिदीन और इमाम का खानदान और कई और मुहाजिरीन किस तरह फरार होकर चले जाते हैं, यह तारीख का एक मुअम्मा और एक मौजज़ा है। गिमरी के मकाम पर भी कि जब एक संगीन इमाम के सीने में चली गई थी, वो रूसियों के बीच में से फरार हो गए थे, यह दूसरा मौजज़ाना स्केप था इमाम का और इनके करीबी साथियों का। जब जार को इत्तला पहुंचती है कि खुलगू का गांव फतह हो चुका है तो वो खुशी से नाचने लगता है। रूसियों को यकीन हो चला था कि अब इमाम और उनके तमाम साथी खत्म हो गए और तहरीक मज़ाहमत को दागिस्तान में खत्म किया जा सकता है। एक एक लाश को तलाश किया जाता है, मगर उखुलगू में ना इमाम मिलते हैं ना उनका कोई नायब, या जो नायब मिलते भी हैं तो वो शहीद होते हैं। अखुलगू के मकाम से इमाम और उनके करीबी साथी फरार होने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन बजाते खुद इमाम को इसमें शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। आपका एक बेटा तो रूसी पहले ले जा चुके होते हैं और दूसरा बेटा और बीवी इस फरार के दौरान शहीद हो जाते हैं। मुजाहिदीन को शदीद नुकसान लेकिन चंद ही सालों में रीग्रुप करके एक दफा फिर दागिस्तान और चेचनिया पे मुजाहिदीन के स्याह झंडे लहराने लगते हैं। अठारह 1840 तक इमाम एक दफा फिर तहरीक मज़ाहमत को पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पूरे दागिस्तान और चेचनिया में बैक वक्त सैकड़ों छापामार हमले हर वक्त जारी रहते हैं और हजारों रूसी फौजी मुजाहिदीन के ताक़ुब में जो जंगलों में दाखिल होते हैं उनको बाहर निकलना नसीब नहीं होता। मुजाहिदीन की फौज किसी एक रूसी पोस्ट पर हमला करती और उसके बाद बिजली की तेजी से गायब हो जाती, और 24 घंटे बाद 50 मील दूर किसी और पोस्ट पर हमला हो रहा होता था। तारीखदान लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में कभी किसी फौज ने उन पहाड़ी इलाकों में इतनी तेज हरकत नहीं की जितनी इमाम शामिल के मुजाहिदीन और गुरिल्ला दस्ते किया करते थे। पूरी दुनिया हैरत से दागिस्तान में होने वाली जंगी मुहिम्मात पर गौर कर रही थी। पहली मर्तबा रैगटैग आर्मी ने एक दुनिया की सुपर पावर को घुटनों पर गिरा दिया था। जो गुरिल्ला जंग यहां लड़ी जा रही थी, इससे पहले तारीख ने इसकी कोई मिसाल नहीं देखी थी, और जो तजुर्बात यहां सीखे जा रहे थे, आइंदा आने वाले तमाम वक्तों में उनसे फायदा उठाया गया। रूसी फौज ने वही टैक्टिक्स जो उसने दागिस्तान में सीखी थी, अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदनसीबी कि यह वो वक्त था कि जब रूसी कौम का जवाल शुरू हो चुका। और में भी अफगान मुजाहिदीन ने भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल की जो उनसे पहले दागिस्तान के मुजाहिदीन कर चुके थे, मगर रूसी फौज दागिस्तान में तो कामयाब हो सकी थी, अफगानिस्तान में उसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इमाम शामिल की जंगी हिकमत अमली और गुरिल्ला वॉर इतनी गैर मामूली थी कि उसका अंदाजा सिर्फ एक और मिसाल से कीजिए। रूसियों ने तंग आकर अपने सबसे बड़े जनरल वॉनस्टॉफ को 10,000 ट्रूप्स के साथ इमाम के मरकज दार्गो पर कब्जा करने के लिए रवाना किया। दार्गो से पहले एक 10 मील का फासला जंगलात में से गुजरता था। रूसी फौज पूरे एतमाद, ओवर कॉन्फिडेंट और इमाम की ताकत का सही अंदाजा नहीं कर सकी और जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। इमाम और उनके मुजाहिदीन का यह होम ग्राउंड था।
हर दरख्त के पीछे एक मुजाहिद छुपा हुआ, और रूसी फौज पे स्नाइपर्स और गुरिल्लाज ने इस तरह हमले करना शुरू किए कि थोड़े ही अरसे में हाल यह हो गया कि पूरी रूसी फौज के हर सिपाही के पास सिर्फ 60 गोलियां बाकी रह गईं। जनरल वॉनस्टॉफ इतना दहशतजदा हुआ कि उसने अपने आप को स्टील के एक डब्बे में बंद कर लिया, और पूरी फौज बुरी तरह से पहाड़ों और पत्थरों के पीछे बिखर कर रह गई। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और राइफलें और मस्केट्स भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। इस डेस्परेट सिचुएशन में इस बुरी तरह रूसियों का कत्लेआम हो रहा था कि मजबूर होकर इनको एक सिपाही पीछे निकालना पड़ा और ग्रोजनी से मदद की दरखास्त करनी पड़ी। इससे पहले कि मदद रूसियों के पास पहुंचती, उनका इतना शदीद नुकसान हो चुका था कि 3 जनरल, 400 के करीब अफसर और 2000 से ज्यादा रूसी सिपाही इस जंगल में काट दिए गए थे। इससे ज्यादा बदतरीन शिकस्त इतने थोड़े अरसे में रूसियों ने इससे पहले कभी नहीं उठाई थी। दार्गो की यह शिकस्त रूसी फौज की इतनी बड़ी हजीमत थी कि आज तक रूसी फौज के जंगी तरानों में दार्गो को इबरत से याद किया जाता है। इमाम शामिल के हाथ से लगाए हुए जख्म अभी तक रूसी फौज अपने सीने पर महसूस करती है। जार पीटर्सबर्ग में गुस्से से पेचोताप खाता रहा और आइंदा 10 साल तक पूरे दागिस्तान और चेचन्या में मुजाहिदीन के स्याह परचम लहराते रहे। 1851 में इस जंग की कमांड रूसी जनरल बेरियाटिंस्की के हवाले की गई। यह एक इंतहाई जालिम शख्स था और उसने एक नई हिकमत अमली डिप्लॉय की, और उसके मुताबिक तमाम शहरी आबादी का बेदरेक कत्लेआम, उनकी खुराक और पानी के जखीरों पर कब्जा करना और तमाम जंगलात को काटना था कि जिनके पीछे मुजाहिदीन छुपकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। कई लाख अफराद इस बात पर लगाए गए कि दागिस्तान और चेचन्या के जंगलात को काटकर साफ किया जाए। जब आरियां खत्म हो गई तो बारूद लगाकर दरख्तों को गिराया जाने लगा। मुजाहिदीन दरख्तों के कटने की वजह से पीछे हटते हुए पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ जाने लगे। वो इस ऑनस्लॉट को रोकने की सलाहियत नहीं रखते थे और आहिस्ता आहिस्ता दागिस्तान और चेचन्या के इलाके रूसी फौज के कब्जे में जाने लगे जब मुजाहिदीन की पनागाहें कट कट कर खत्म होने लगी। जब सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में दाखिल होती है तो यही हिकमत अमली इस्तेमाल करती है जो जनरल बेरियाटिंस्की ने दागिस्तान में इस्तेमाल की थी। रूसी फौज तमाम अफगानिस्तान की आबादी को मुल्क बदर करती है, खुराक और रसद के तमाम वसाइल को तबाह बर्बाद करती है और मुल्क को ताराज करती है। यह जहन में रखिएगा कि गुरिल्ला जंग को लड़ने के चंद एलिमेंट्स होते हैं। एक तो वो मुजाहिदीन होते हैं जो बजाते खुद जंग करते हैं, फिर उनको एक महफूज बेस एरिया चाहिए होता है जहां वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, और तीसरा उनको एक बाकायदा सप्लाई लाइन चाहिए होती है। और इन सब चीजों के साथ ये जरूरी होता है कि इनकी औरतें और बच्चे एक महफूज मकाम पर हों। इस सूरत हाल में गुरिल्ला जंग बहुत अच्छी तरह लड़ी जा सकती है। अफगानिस्तान में ये तमाम एडवांटेजेस मुजाहिदीन को थे रूसियों के खिलाफ। महाजिरीन हिजरत करके अफगानिस्तान को खाली कर गए, लिहाजा औरतों और बच्चों के मरने का कोई खौफ नहीं था। पाकिस्तान से सप्लाई लाइन खुली हुई थी, बेस एरियाज पाकिस्तान में थे, और फिर मुजाहिदीन इस काबिल थे कि रूस के साथ एक तवील जंग लड़ सकते। इनमें से कोई भी एडवांटेज इमाम शामिल और उनके कबीले को दागिस्तान और चेचन्या में नहीं मिल सका था। पूरी दुनिया से किसी किस्म की कोई कुमक, सप्लाईज और इमदाद इस इलाके में नहीं पहुंच पा रही थी। शहरी आबादी उन्हीं इलाकों में थी जहां पर जंग हो रही थी और बराह रास्त रूसी तोपों की जद में थी। इस नए जनरल ने आने के बाद जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की वो बेदरेग कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी था। सैकड़ों गांव जला दिए गए, उनके खुराक और गल्ले के तमाम जखीरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, और जब दरख्तों को काटकर बेस एरिया भी मुजाहिदीन का खत्म हो गया तो अब मुजाहिदीन के पास एक डेस्परेट सिचुएशन में और कोई रास्ता नहीं था कि या तो शहादत इख्तियार करें या फिर हथियार डाल दें। 1859 तक यह हाल हो चुका था कि उस दागिस्तान और चेचन्या के लाखों मुसलमान भूख और फाके से मर रहे थे। उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जा चुका था, कोई गांव सलामत नहीं था। इस शदीद सर्दी और मौसम के इलाके में तमाम मुसलमान खुले आसमान पड़े रहते थे। मुजाहिदीन की सप्लाईज खत्म हो चुकी थी, बहुत भारी तादाद में शहीद थे। इमाम अब थोड़ी सी फौज के साथ ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के मोर्चों पर अपना आखिरी दिफा कर रहे थे। अब सूरत हाल इतनी डेस्परेट थी कि लाखों मुसलमानों की जान बचाने के लिए इमाम बिल आखिर फैसला करते हैं कि अपने आप को रूसियों के हवाले कर दें।
30 साल से जारी रहने वाली इस जंग में 5 लाख रूसी फौजी जहन्नुम रसीद हो चुके होते हैं और पूरी रशियन एम्पायर के वो वसाइल जो वो आधी दुनिया को फतह करने में इस्तेमाल कर सकती थी यहां जाया किए जा चुके होते हैं। लेकिन ये उम्मत के जवाल का वक्त होता है। गुलामी में न काम आती है न तदबीरें न शमशीरें। इमाम अल्लाह की रजा पर राजी होते हैं और अपने कबीले को बचाने के लिए अपने आप को रूसियों के हवाले कर देते हैं। उनको फौरन जार के पास ले जाया जाता है। जार इंतहाई बेचैन होता है उस शख्स से मिलने के लिए जिसने उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए थे। इमाम और इनके खानदान को जार अपने करीब ही एक कैदखाने में रखता है, लेकिन कदरे बेहतर सलूक करता है। इमाम शामिल की इज्जत रूस में भी की जाती थी। 1869 में बिलाखिर इनके खानदान के कुछ अफराद को यरगमाल रखकर जार इमाम को इजाजत दे देता है कि वो हज पर मक्का तशरीफ ले जाएं। इमाम जब अपने खानदान के कुछ अफराद के साथ तुर्की के रास्ते मिडल ईस्ट से होते हुए मक्का जाते हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर शहर में हजारों लोग निकलकर इनका इस्तकबाल करते हैं। अपने वक्त के अजीम तरीन हीरो की हैसियत से इमाम को पहचाना जाता है। हजारों मुरीद जो कि शिकस्त के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया और खिलाफत इस्लामिया में बिखर गए थे वो जमा होते हैं और इमाम इस्तकबाल किया जाता है। तुर्की की खिलाफत भी स्टेट गेस्ट के तौर पर इमाम को इज्जत देती है और इस तरह मक्का पहुंचकर इमाम उम्रा अदा करते हैं। उम्रे के बाद इमाम अपनी फैमिली के साथ हरमैन ही में मुकीम हो जाते हैं। 1871 में जार बिलाखिर इनकी बकिया औलाद को भी हरम जाने की इजाजत दे देता है। इनके बेटे गाजी मोहम्मद जब तवील सफर करके मक्का पहुंचते हैं तो इनको इल्म होता है कि इमाम अपने खानदान के साथ मदीने की जियारत को तशरीफ ले गए। तवाफ के दौरान गाजी मोहम्मद को एक शख्स आके बताता है और ऐलान करता है कि लोगों दुआ करो, आज इमाम शामिल का इंतकाल हो गया। 1926 तक जन्नतुल बकी में इमाम शामिल की कब्र का निशान मिलता था, उसके बाद वो निशान भी मिटा दिए। बेटे तुर्की चले जाते हैं और टर्किश आर्म फोर्सेस में शामिल होकर रूसियों के खिलाफ जंग करते हैं। इमाम शामिल के बाद हजारों की तादाद में चेचन और दागिस्तानी बाशिंदे तुर्की और मिडल ईस्ट की तरफ हिजरत कर जाते हैं। हत्ता के उर्दुन में बहुत बड़ी तादाद में आज भी चेचन्स आबाद हैं जो जाहिरन देखने में अरब लगते हैं लेकिन अपने घर और कबीले में चेचन जबान में गुफ्तगू करते हैं। अफगानिस्तान जिहाद के दौरान जब पूरी अरब दुनिया से मुजाहिदीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचे थे, इसमें बहुत बड़ी तादाद उन चेचन मुजाहिदीन की भी थी जो उर्दुन से यहां आए थे। आज भी चेचन, दागिस्तानी और तुर्क इमाम शामिल का नाम लेकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। माएं अपने बच्चों को लोरियां शामिल के नाम पे देती हैं और बच्चों के नाम उस दलेर इमाम के नाम पर रखे जाते हैं। 20 साल तक उम्मत की इज्जत और इमाम शामिल के इंतकाल के बावजूद चेचनिया से तहरीक मज़ाहमत खत्म नहीं होती। रूसी कब्जा तो कर लेते हैं लेकिन उनको इस इलाके को कंट्रोल करने में बहुत शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। हत्ता के 1920 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जब जदीद सोवियत यूनियन का कयाम वजूद में आता है, उस वक्त चेचनिया को एक आजाद इलाके के हैसियत से नीम खुद मुख्तारी दी जाती है। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने चेचन्स पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने जर्मन्स का साथ दिया था और आजादी की फिर कोशिश की थी। नतीजतन लाखों चेचन्स को बेदखल करके एशिया वस्ती के इलाकों में खाना दरबदर कर दिया जाता है। सोवियत यूनियन का सदर खुर्शेफ बिलाखिर चेचन्स को इजाजत देता है कि पूरी दुनिया में जो बिखरे होते हैं वहां से वापस आकर दोबारा बात हो सके, मगर तहरीक मज़ाहमत चेचनिया में कभी भी खत्म नहीं होती। 1979 में सोवियत इन्वेजन के वक्त रूसी फौज में बहुत सारे फौजी चेचनिया के थे और अफगानिस्तान में दाखिले के फौरन बाद ये डिफेक्ट करके मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गए। खास तौर पर उस वक्त कि जब रेडियो कम्युनिकेशन में चेचन्स ने यह देखा कि मुजाहिदीन की तरफ भी चेचन्स मौजूद हैं। यह गैर मामूली वाकया है अफगानिस्तान के जिहाद का कि जब बहुत बड़ी तादाद में सोवियत चेचन फौजी इसलिए डिफेक्ट करते हैं कि मुजाहिदीन में उनके चेचन रिश्तेदार और अजीज जो बरसों पहले चेचनिया से हिजरत करके उर्दुन चले गए थे, मुजाहिदीन की तरफ से जंग करते हुए आपस में राब्ता कायम कर लेते हैं। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद जब हिस्से बखरे होते हैं तो चेचनिया के मुजाहिदीन एक दफा फिर ऐलान जिहाद कर देते हैं
اور روسی فوج کو ایک دفعہ پھر چیچنیا اور داغستان میں داخل ہو کر امام شامل کی اولادوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی چیچنیا میں تحریک مزاحمت جاری ہے اور نسل در نسل مجاہدین روسی فوج سے برسر پیکار ہیں۔ امام شامل کے داغستان سے ہجرت کرنے کے بعد گو کہ مسلح جہاد کچھ عرصے کے لیے کم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نقشبندی طریق وہاں پہ اسی طرح قائم رہا، اور آج بھی چیچنیا، داغستان اور ملحقہ علاقوں میں نقشبندی طریق کو ماننے والے بہت بڑی تعداد میں مرید موجود ہیں۔ چیچنیا کی تحریک مزاحمت میں بھی نقشبندی مجاہدین شامل ہیں۔ تاریخ انسانی نے ایسے آزاد، دلیر، غیرت مند مسلمان مرد نہ دیکھے ہوں گے جو 225 سال گزرنے کے بعد بھی روسیوں کی غلامی قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ امام شامل کے یہ پراسرار مجاہدین وسط افلاک میں تکبیر مسلسل تو دے سکتے ہیں، لیکن پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ شاہی کا جگر اور چیتے کا تجسس رکھنے والے مجاہدین، جن پر اس دنیا میں مرنے کی پابندی اور اگلے جہاں میں جینے کی پابندی ہے، یہ قرآن کی ان آیات پر پورے اترتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ جنہوں نے کچھ نے اپنی قسم پوری کر دی اور کچھ اپنی قسم کے پورے ہونے کا منتظر ہیں۔ یہ مجاہدین امت مسلمہ کی آبرو کی محافظت کرتے ہوئے آج بھی اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی فتح نزدیک ہے۔